जी। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर मीनल और आप देख रहे हैं एनटीए नेट फर्स्ट पेपर फ्री कोचिंग। इस चैनल पे हम करते हैं एनटीए यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर की तैयारी और एकदम फ्री इसके नोट्स आप तो ले सकते हैं मेरी वेबसाइट www.meenalkachannel.com से। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसके हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड का यूनिट मैं पूरा करा चुकी हूँ। तो ये इसके जो वीडियोस हैं आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, आई बटन में ऊपर लिंक में दे रही हूँ। क्वेश्चंस की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड में दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। कुछ क्वेश्चन तो होते हैं जो कि कॉमन सेंसिकल होते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो उनका आंसर हमारी पढ़ाई पे और हमने जो कुछ याद किया है उस पर डिपेंड करता है, जो कुछ याद किया है, जो कुछ समझा है उस पे। तो मतलब कह सकते हैं कि 50-50 होता है। 50% क्वेश्चन जो होते हैं कि कॉमन सेंसिकल होते हैं। कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन जो होते हैं वो हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, हम उसमें इतना ही ज़्यादा पारंगत होते जाते हैं और हमारे जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है। साथ ही साथ जो याद करने वाले क्वेश्चन हैं या जो समझने वाले क्वेश्चन हैं, उससे रिलेटेड जो भी थ्योरीज है मैंने अपने यूट्यूब के वीडियोज में सारी करवा दी हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन लेकर आई हूँ मैं आज इस वीडियो में। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द क्वालिटी ऑफ टीचिंग कैन बी एक्सेस्ड। द क्वालिटी ऑफ टीचिंग कैन बी एक्सेस। टीचिंग की क्वालिटी कैसी है, कैसे पता कर सकते हैं? हाउ कैन वी एक्सेस द क्वालिटी ऑफ टीचिंग? तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है बाय द रिजल्ट इन एनुअल एग्जाम्स। ठीक है, एनुअल एग्जाम में रिजल्ट से, या फिर अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट कितनी ज्यादा क्लास अटेंड करता है उससे, या फिर बाय द क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। स्टूडेंट जो क्लास में इंटरेक्शन करते हैं उससे, उसकी क्वालिटी से, और बाय द साइलेंस इन द क्लास, या क्लास में कितनी ज्यादा चुप्पी है इससे। तो क्वेश्चन ये है कि टीचिंग जो है, टीचिंग की क्वालिटी अच्छी है, ये हम कैसे पता लगाएं? तो देखिए, एनुअल एग्जाम की अगर रिजल्ट की बात करें तो कोई जरूरी नहीं है। कोई किसी का अगर दिमाग मेमोरी शार्प है तो एनुअल एग्जाम में रट्टा मार के भी पास हो सकता है। स्टूडेंट की अटेंडेंस, अगर अटेंडेंस कंपलसरी है कुछ परसेंटेज, तो स्टूडेंट को वैसे भी क्लास में आना पड़ेगा, चाहे उसकी टीचिंग क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, तो बिल्कुल ये एकदम सही आंसर या करेक्ट ऑप्शन लगता है, क्योंकि जो स्टूडेंट है क्लास में अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, वो जिस तरह के क्वेश्चंस पूछता है, जिस तरह के उसके डाउट होते हैं, अगर वो अच्छी क्वालिटी के, एक अच्छे लेवल के हैं, तो दैट मीन्स आपको समझ में आता है कि जो टीचर है वो एकदम सक्सेस हो गया है अपनी बात को स्टूडेंट्स तक पहुंचाने में, और उसकी जो टीचिंग की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। और जहाँ तक साइलेंस की बात है, तो क्लास में टीचर जो है क्लास में बच्चों को डंडे के दम पर भी चुप कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द टीचर्स रोल इन द गाइडेंस ऑफ लर्निंग? ठीक है, इनमें से कौन सा जो है जिसका की है लीस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे कम इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है, कम इंपॉर्टेंट रोल है टीचर के गाइडेंस ऑफ लर्निंग में? तो क्या क्या ऑप्शन है? द डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट ऑफ ओवरकम the pitfall and obstacles, the development of insight into what constitute an adequate performance, the provision of encouragement and moral support, the provision of continuous diagnosis and remedial help। तो टीचर का जो रोल है उसमें सबसे कम इम्पोर्टेंट चीज क्या है? तो सबसे पहले तो देखिए, नीचे से हम देखें, द प्रोविजन ऑफ कंटिन्यूस डायग्नोस एंड रेमेडियल हेल्प, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है लीस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारी ही चीजें इंपॉर्टेंट है, इसमें से कौन सी चीज जो है वो सबसे कम इंपॉर्टेंट है? द प्रोविजन ऑफ एनकरेजमेंट एंड मॉरल सपोर्ट, द डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट इनटू व्हाट कंस्टिट्यूट एंड एडिक्वेट परफॉर्मेंस। तो इसमें जो है एक आंसर जो है वो करेक्ट होगा, ओवरकम द पिटफॉल्स एंड ऑब्स्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द मेन रोल ऑफ द टीचर एट द हायर एजुकेशन लेवल? हायर एजुकेशन लेवल पर टीचर का मेन रोल कौन सा है जो नहीं होना चाहिए? ठीक है, क्वेश्चन को हमेशा ध्यान में रखना। ये स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं कि ये जो नॉट है ना, नहीं, उसको पढ़ते नहीं है और फिर आंसर गलत करके आ जाते हैं। ठीक है,
तो ये इसमें फर्स्ट जो है ऑप्शन वो है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स, प्रमोट सेल्फ लर्निंग इन द स्टूडेंट्स, encourage healthy competition among students, help the students to solve their problems। ठीक है, तो सबसे जो है लीस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा है? इंफॉर्मेशन देना, स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन देना तो लीस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकता। मेन इम्पॉर्टेंट रोल इंफॉर्मेशन तो देनी ही है टीचर को, यही रोल है उसका। सेल्फ लर्निंग प्रमोट करना है, अगर हायर स्टडीज की बात कर रहे हैं तो सेल्फ लर्निंग प्रमोट करना एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है। एनकरेज हेल्दी कंपटीशन, ये भी जरूरी है। हेल्प द स्टूडेंट टू सॉल्व देयर पर्सनल प्रॉब्लम, तो ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि स्टूडेंट की पर्सनल प्रॉब्लम से टीचर का लेना देना बहुत ज्यादा नहीं होता। टीचर का लेना देना है उसकी जो एजुकेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उससे, तो ये जो है ये मेन रोल नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ इंटरेक्शन इन लॉजिकल ऑर्डर। लॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, ये एक्टिविटीज को कौन कौन सी एक्टिविटीज दे रखी हैं? एनालिसिस ऑफ वर्क डन, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ मॉरल प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल, मोडिफिकेशन एंड इम्प्रूवमेंट। तो अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले टीचर सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले की जाती है हमारे प्लानिंग, क्या पढ़ाना उसकी प्लानिंग एंड प्रिपरेशन की जाती है। उसके बाद क्या किया जाता है? प्लानिंग एंड प्रिपरेशन के बाद जो है प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल। प्लानिंग और प्रिपरेशन, प्लानिंग कर ली, उसके बाद मटेरियल को प्रिपेयर कर लिया, और उसके बाद जो है मटेरियल को प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, मटेरियल को प्रेजेंट करने के बाद जो काम किया है उसका एनालिसिस किया जाता है, और उसके बाद जो एनालिसिस के बाद अगर जो भी लूप होल्स है, जो भी कमियां है, तो उस हिसाब से मॉडिफिकेशन एंड इम्प्रूवमेंट किया जाता है। तो कौन सा आंसर इसमें करेक्ट होगा? फर्स्ट से सेकंड, ये बी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड, थर्ड, वन एंड फर्स्ट एंड फोर्थ, ये जो है करेक्ट एक ऑर्डर रहना चाहिए, लॉजिकल ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव टीचिंग मीन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इफेक्टिव टीचिंग की बात कर रहे हैं, तो इफेक्टिव टीचिंग का क्या मतलब होगा? इफेक्टिव टीचिंग में क्या चीज हम छोड़ सकते हैं? अ टीचर टीचेस विद एंथुजियाज्म, एक एंथुजियाज्म के साथ टीचर जो है पढ़ाए। अ टीचर फाइंड्स फॉल्ट इन हिज स्टूडेंट्स, तो ये जो है ये तो बिल्कुल एकदम क्लियर कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है, तो इसके अंदर जो बी है ये करेक्ट आंसर होगा। टीचर, आगे ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं। टीचर पुट्स एम्फेसिस मोर ऑन टीचिंग देन ऑन क्लास कंट्रोल, बिल्कुल सही है, ये तो होना चाहिए। अ टीचर इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग द सब्जेक्ट मैटर अंडरस्टूड रादर देन ऑन कंप्लीटिंग द कोर्स। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज है, यही होना चाहिए कि टीचर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये होना चाहिए कि वो सब्जेक्ट मैटर जो भी है वो बच्चों को या स्टूडेंट्स को समझ में आए, न कि फटाफट फटाफट कोर्स पूरा करा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सम स्टूडेंट फेल इन एग्जामिनेशन इट इज द फॉल्ट ऑफ। कोई स्टूडेंट अगर एग्जाम में फेल हो जाए तो ये किसकी गलती होगी? किसकी होगी? टीचर की, प्रिंसिपल की, स्टूडेंट की, खुद की, या हम उसे जनरलाइज नहीं कर सकते? ये चार ऑप्शन है, द टीचर, द प्रिंसिपल, स्टूडेंट देमसेल्व्स, इट कैन नॉट बी जनरलाइज। तो देखिए डी कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है, डी जो है करेक्ट आंसर है। किसकी गलती होगी? कैन नॉट बी जनरलाइज। कुछ केसेस में टीचर की गलती हो सकती है, कुछ केसेस में प्रिंसिपल की भी गलती हो सकती है, कुछ केसेस में स्टूडेंट की खुद की भी गलती हो सकती है। ये अलग अलग सिचुएशंस पर डिपेंड करता है, तो सो वी कैन नॉट जनरलाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अ टीचर हु इज नॉट एबल टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हिज स्टूडेंट शुड। अगर कोई टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट्स का अटेंशन जो है वो अटेंशन ड्रॉ नहीं कर पा रहा है, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले एवेल्यूट हिज टीचिंग मेथड एंड इम्प्रूव। बिल्कुल सही है, एकदम सही, एग्जैक्टली यही करना चाहिए। स्टूडेंट को जो है अपना टीचर को जो है अपना टीचिंग मेथड जो है वैल्यूट करना चाहिए और इम्प्रूव करना चाहिए कि उसे वो कहाँ इम्प्रूव कर सकता है। बाकी के ऑप्शंस भी देखेंगे, रिजाइन फ्रॉम पोस्ट से रिजाइन करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। फाइंड फॉल्ट इन हिज पीपल्स, अपने स्टूडेंट्स में वो अपनी गलतियां निकाले, या फिर स्टार्ट डिक्टेटिंग, या फिर डिक्टेट करना स्टार्ट कर दे कि तुम ऐसा करो ऐसा करो। ठीक है,
तो ये बिल्कुल सही कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन आंसर है इसका भी कि टीचर को जो है अपने टीचिंग मेथड को इम्प्रूव करना चाहिए और इवेल्यूट करना चाहिए कि नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिजायरेबल फ्रॉम अ न्यू टीचर। एक जो नया टीचर है उससे क्या अपेक्षा की जाती है। चेंजिंग द कोर्स करिकुलम को चेंज कर दे, कॉपरेट विद द फेलो टीचर डिस्पाइट द डिफरेंसेस होने के बाद भी जो साथ के टीचर्स हैं उसे कॉपरेट करें, फॉलो द प्रोसीजर ऑफ द इंस्टीट्यूशन और नन ऑफ द अबव। तो देखिए सबसे जो खास चीज डिजायरेबल होती है एक नए टीचर से, कॉपरेट विद द फेलो टीचर्स, साथ के अपने टीचर्स हैं उससे कॉपरेट करें भले ही उनकी जो सोच है उसमें डिफरेंसेस हों। Next is the greatest important cause of failure in beginning of a teacher lies in the area। क्यों फेल होता है टीचर बिगनिंग में? सबसे पहले इंटरपर्सनल रिलेशंस, वर्बल एबिलिटी, नॉलेज ऑफ अ टीचर और टाइट हैंडलिंग ऑफ स्टूडेंट्स। तो नॉलेज टीचर का अगर नॉलेज जो है वो ठीक नहीं है तो वो जो है सबसे पहले उस टीचर के फेलियर का कारण बनता है। नेक्स्ट इज मिराम्बका द स्कूल बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ फ्री प्रोग्रेस एजुकेशन वॉज एडवोकेटेड। अब देखिए कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन आए थे इतने सारे। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारी मेमोरी पे बेस्ड है। मैंने पिछले जो वीडियोस कराए उसमें जो 2 वीडियोस थी क्वेश्चन आंसर्स की, उसमें जो अधिकतर क्वेश्चंस थे वो सारे हमारे मेमोरी पे बेस्ड थे। लेकिन इस वाले वीडियो में जो अधिकतर क्वेश्चन हैं वो हमारे कॉमन सेंसिकल हैं। इतने सारे क्वेश्चंस के बाद अभी ये पहला क्वेश्चन आया है जो कि हमने जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ याद किया है, जो कुछ हमने थ्योरीज को समझा है उस पे बेस्ड है। तो देखिए मिराम्बका द स्कूल बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ फ्री प्रोग्रेस एजुकेशन वाज एडवोकेटेड बाय। तो ये किसका था? ये था ऑरबिंदो का, मिराम्बका। याद रखेंगे ऑरबिंदो। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंगल फैक्टर ऑफ सक्सेस फॉर अ टीचर। एक टीचर के सक्सेस में एक सिंगल फैक्टर कौन सा रहेगा इन द बिगिनिंग ऑफ टीचिंग कैरियर? जब वो अपनी टीचिंग शुरू करता है तो उसकी सक्सेस में कौन सा जो फैक्टर है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है? कौन सा एक फैक्टर? तो देखिए वर्बल फ्लुएंसी एंड ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ, पर्सनालिटी एंड एबिलिटी टू एडजस्ट टू क्लासरूम। तो देखिए ये जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यही होता है कि वो एडजस्ट हो जाए क्लासरूम में। कंप्यूटर्स इन प्रोफेशनल एथिक्स, तो देखिए दूसरी चीजें भी हैं, ये सारी टीचर में क्वालिटीज होनी चाहिए। लेकिन अगर टीचिंग करियर की बिगिनिंग की बात करें और उससे सक्सेस होना है टीचर को तो सबसे पहले जो डिमांड होती है वो है कि वो क्लासरूम में एडजस्ट होने की उसकी एबिलिटी हो, दूसरे टीचर्स के साथ भी और स्टूडेंट्स के साथ भी। For a teacher in higher educational institute, which of the following is best option to do in leisure time? ठीक है, हायर एजुकेशन का अगर टीचर है तो खाली वक्त में क्या चीज है जो उसे करनी चाहिए? बेस्ट ऑप्शन क्या रहता है? ऑब्वियसली रिसर्च करनी चाहिए। ठीक है, रिसर्च, डूइंग रिसर्च। अगर देखिए क्वेश्चन आता है हायर एजुकेशन का टीचर है, अगर वो फ्री टाइम में उसे पैसा कमाना है तो क्या करना चाहिए? तो उसका आंसर होता है उसे बुक लिखनी चाहिए। और सिर्फ इसी तरह से आता है कि उसे क्या करना चाहिए अपने खाली वक्त में, पैसा कमाने की बात नहीं करते, क्या करना चाहिए खाली वक्त में? तो उसे रिसर्च करनी चाहिए, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट इज व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ टेलर्स मॉडल ऑफ करिकुलम? टेलर्स मॉडल ऑफ करिकुलम के क्या कंपोनेंट्स हैं? एम्स, सब्जेक्ट कंटेंट, टीचिंग एवोल्यूशन, पर्पस, एजुकेशनल एक्सपीरियंस, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस, वेरिफिकेशन ऑफ गोल। सी ऑप्शन एम्स ऑफ एजुकेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, टेस्टिंग, फीडबैक। डी इज सब्जेक्ट कंटेंट, टीचिंग, लर्निंग एंड टेस्टिंग। अब देखिए ये जो कुछ आपने पढ़ा है, टेलर मॉडल पढ़ा है अगर, तो आपके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। ये आपकी मेमोरी पे बेस्ड है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? पर्पस, एजुकेशनल एक्सपीरियंस, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड वेरिफिकेशन ऑफ गोल्स। ठीक है, पर्पस पता होना चाहिए, एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस, जो एक्सपीरियंसेस का इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, एंड लास्ट वन वेरिफिकेशन ऑफ गोल्स।
Next question, the experienced teachers don't require the detailed lesson plan of a topic because किसी भी एक्सपीरियंस टीचर के लिए लेसन प्लान का एक वो डिटेल जो खाका होता है, एक डिटेल लेसन प्लान का की जरूरत नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज he helps his students in learning, is he is a friend, philosopher or guide, he is a strict planner। इसमें करेक्ट आंसर नहीं दे रखा है, इसका करेक्ट आंसर मैं यहाँ लिख देती हूँ ए। ठीक है, ए इस पे मार्किंग करेंगे। करेक्ट आंसर, दे कैन टीच मोर एफिशिएंटली विदाउट इट्स हेल्प। दे कैन टीच more effectively without its help। राइट, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज permitted by conflicts and misconceptions because the field of education, so subjective of interpretation, the field of education is permitted by conflicts and misconceptions because ऐसा क्यों होता है? permitted by conflicts और misconceptions क्यों रहते हैं फील्ड ऑफ एजुकेशन में? सब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरप्रिटेशन, प्रॉब्लम्स आर नॉट अमेंडेबल इन रिगरस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम एकदम चेंज नहीं कर सकते इस तरह से कि उस पर एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किया जा सके। देखिए, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करना जैसा आप अपना फिजिक्स या केमिस्ट्री में करते हैं, इसमें ये मिलाया तो बाद में ये सॉल्वेंट बनेगा। पैक्ड मॉलिक्यूल्स होंगे, टाइट मॉलिक्यूल्स होंगे, इसको गर्म करेंगे तो मॉलिक्यूल्स लूज हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें बहुत ही प्रिसाइज होती हैं एकदम। लेकिन जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो हम चीज़ों को एकदम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से अमेंडमेंट उसमें नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। या सीधी सीधी लैंग्वेज में मैं ये कहूँ तो उस पर कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करके कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। इसलिए उसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और मिसकंसेप्शंस होते हैं। Next is in the introduction part of a lesson plan, a teacher aims to get students, अगर किसी जो लेसन है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट को बताने के पीछे जो टीचर है उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है? उसका ऑब्जेक्टिव होता है स्टूडेंट्स की अटेंशन को गेन करना। ठीक है, स्टूडेंट्स की अटेंशन को गेन करना है। एबिलिटी, एप्टीट्यूड, असाइनमेंट ये सब नहीं होगा। असाइनमेंट से तो कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। एप्टीट्यूड और एबिलिटी को भी नहीं चेक किया जाता, एप्टीट्यूड और एबिलिटी भी बाद में चेक की जाती है। जो फर्स्ट जो मोटिव होता है वो होता है स्टूडेंट्स का अटेंशन लेना। Next is with the development of technology, the role of a teacher in future will be। ठीक है, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ साथ या टेक्नोलॉजी में डेवलप होने से टीचर का जो रोल है इन फ्यूचर क्या होगा, कैसा होगा? तो वो होगा टू गाइड स्टूडेंट्स। क्या होगा? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा, इंफॉर्मेशन सारी जो है ऑनलाइन अवेलेबल होगी। गूगल करेंगे और सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो टीचर का क्या काम होगा? टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और टीचर्स रोल विल बी टू गाइड स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग? तो कौन सा लेवल नहीं है? 3 लेवल हमने पढ़े हैं, मेमोरी लेवल है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल है और थर्ड है रिफ्लेक्टिव लेवल। ये डिफरेंशिएशन लेवल नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट, व्हाट डज द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम्स taxonomy of education objectives affect in learning?
ठीक है। जिसने भी मेरा ब्लूम्स वाला, ब्लूम्स की जो टेक्सोनॉमी है वो वाला अगर मेरा वीडियो देख रहा है तो उसे एकदम क्लियरली इसका आंसर पता होगा। क्या है इसका आंसर? थॉट्स, इमोशंस हैं, स्किल्स हैं, ऑल ऑफ द अबव थॉट्स। ऑब्जेक्टिव्स अफेक्ट द लर्नर, क्या? थॉट्स। Next is integral education concept is propounded by, integral education concept is propounded by। मैं इस वीडियो के लास्ट में जो मेरा टीचिंग एप्टीट्यूड वाली प्लेलिस्ट है मैं उसका लिंक दे दूंगी, तो आप उस पर क्लिक करके जो भी आपको डाउट है सारी चीज आपको मेरे वीडियो में मिल जाएगी, तो आप वीडियोस देख सकते हैं एक एक करके। और जिस क्रम में आपको पढ़ना चाहिए उसी क्रम में मैंने वो वीडियो डाले हैं, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे। ठीक है। इंटीग्रल एजुकेशन कंसेप्ट इज प्रोपाउंड बाय, इंटीग्रल एजुकेशन का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था? वो थे सर ऑरबिंदो। ठीक है। एक वो मेराम्बिका स्कूल है वो भी सर ऑरबिंदो का था। इंटीग्रल एजुकेशन ये भी सर ऑरबिंदो, इसका आंसर होगा। द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन कैन बी राइज्ड बाय, अगर एजुकेशन का स्टैंडर्ड हमको बढ़ाना है तो क्या करेंगे हम? बाय अपॉइंटिंग गुड टीचर, अच्छे टीचर होंगे, जितने अच्छे टीचर होंगे एजुकेशन का स्टैंडर्ड भी उतना ही अच्छा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स आर नीडेड फॉर प्रेजेंट डे टीचर टू एडजस्ट इफेक्टिवली विद क्लासरूम टीचिंग? कौन कौन सी जो स्किल्स हैं वो चाहिए होगी टीचर को अगर आज की तारीख में उसे अपने क्लासरूम में इफेक्टिवली एडजस्ट होना है? नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। लेकिन साथ ही क्या है, नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी इम्पोर्टेंट तो है लेकिन उसको यूज करना भी आना चाहिए। तो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक है। तो नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी सभी के लिए आज के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर हम टीचिंग की बात कर रहे हैं तो क्या होगा? टेक्नोलॉजी का जो है टीचिंग लर्निंग में यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, इस चीज का पता होना चाहिए कि उसको कैसे यूज करना है। नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स नीड, स्टूडेंट की जो क्या आवश्यकता है ये भी पता होनी चाहिए। साथ में कंटेंट की मास्टरी भी होनी चाहिए, जो सब्जेक्ट उसे पढ़ाना है उसकी मास्टरी भी होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर जो है उसमें होगा प्री, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो सी इज द करेक्ट आंसर। Next up, taking the primary duty of a teacher is to rise the intellectual students standard of student, improve the physical standard of student, help in all around development of student, imbibe value system or in students. So प्राइमरी ड्यूटी क्या है टीचर की? फिजिकल स्टैंडर्ड नहीं, हेल्प इन ऑल अराउंड डेवलपमेंट। तो ये जो है हेल्प इन ऑल अराउंड डेवलपमेंट करेक्ट आंसर होगा। सिर्फ इम्बाइब वैल्यू सिस्टम नहीं होगा, सिर्फ इंटेलेक्ट डेवलप करना, इंटेलेक्ट को बढ़ाना भी टीचर की ड्यूटी नहीं होती। टीचर की ड्यूटी होती है कि स्टूडेंट का जो है ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाए। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर? एक अच्छे टीचर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी क्या होगी? तो ये है कंटेंट मास्टरी जो है, ये सबसे अच्छी क्वालिटी होगी और साथ ही साथ सोशियबल। तो ये जो है डी, सोशियबल जो है करेक्ट आंसर होगा। देखिए पंक्चुअलिटी एंड सिंसियरिटी ठीक है, लेकिन कंटेंट मास्टरी तो होनी ही चाहिए। ठीक है। कंटेंट मास्टरी बी, सी और डी तीनों में दे रखा है। बी में सिर्फ कंटेंट मास्टरी दे रखा है, सी में कंटेंट मास्टरी की साथ में रिएक्टिव दे रखा है। तो रिएक्टिव जो है वो सही नहीं है, रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। सोशियबल, सोशियबल जो है एक सामाजिक होना चाहिए टीचर को। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर टीचर्स एडजस्टमेंट लाइज विद, टीचर के एडजस्टमेंट, जो एडजस्टमेंट होता है उसमें प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है? टीचर अगर एडजस्ट हो जाए उसमें प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है? तो ऑब्वियसली टीचर की ही रहती है। ठीक है। टीचर को कहीं नई जगह क्लासरूम में, स्कूल में, इंस्टीट्यूशन में एडजस्ट होना है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी? टीचर की ही रहेगी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल की या कम्युनिटी की या बच्चे की नहीं हो सकती। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है? सिलेबस इज एन एनेक्सर टू द करिकुलम, बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल ही सही है।
कैरिकुलम इज द सेम इन ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल भी नहीं होता है। यानी कि सिर्फ एक 10th का ही देख लें, सीबीएसई और आरबीएसई के कैरिकुलम में फ़र्क होता है, कैम्ब्रिज बोर्ड में फ़र्क होता है। यूनिवर्सिटी जो है डीयू में अलग सिलेबस चलेगा, बीएचयू में अलग सिलेबस चलेगा, तो एक नहीं होता है। उसके बाद कैरिकुलम इंक्लूड्स बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्म ऐसा नहीं है, ये भी गलत है। कैरिकुलम डज नॉट इंक्लूड मेथड ऑफ इवेल्युएशन, करिकुलम में मेथड ऑफ इवेल्युएशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज a successful teacher is one who is successful teacher कौन सा होता है? कंपैशनेट एंड डिसिप्लिनरी, क्वाइट एंड रिएक्टिव, रिएक्टिव नहीं होगा, क्वाइट चुप रहने वाला भी नहीं होगा। ठीक है। टॉलरेंस एंड डोमिनेटिंग, टीचर डोमिनेटिंग नहीं होगा। पैसिव एंड एक्टिव, एक्टिव सही है लेकिन पैसिव नहीं होगा, तो जो ए है वो करेक्ट आंसर होगा, कंपैशनेट एंड डिसिप्लिनरी। नेक्स्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर इज, एक अच्छे टीचर की बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी जो है वो क्या होती है? साउंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ऑब्वियसली सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है और बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद गुड कम्युनिकेशन स्किल, कंसर्न ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर, इफेक्टिव लीडरशिप क्वालिटीज। तो देखिए सारी जो क्वालिटीज है वो एक टीचर में होनी चाहिए, लेकिन ये कह रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट मैटर, क्योंकि अगर सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज नहीं है तो बाकी ये चाहे किसी भी टीचर में हो लेकिन कोई काम नहीं आएंगे। ठीक है। तो सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज होना जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज इन टीचिंग अ रिसोर्स टीचर इज, रिसोर्स टीचर जो है उसको पढ़ाना, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ डिसेबल चिल्ड्रन, या फिर सेंसिटाइजेशन ऑफ पब्लिक पेरेंट्स एंड पीर ग्रुप्स, establishing resource room and supplying assisting devices, teaching plus curricular activities। तो डी जो है करेक्ट आंसर रहेगा, टीचिंग प्लस करिकुलर एक्टिविटीज। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी। हमारा जो टॉपिक है वो टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ दूसरे एस्पेक्ट्स पर हम बात करेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग